I shall govern in name, but it will be you who govern in fact. दोस्तों, ये लाइन अगर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो तो ब्रिटेन से आए हुए एक गवर्नर जनरल के द्वारा बोली गई थी अपने एक टीचर के लिए या अपने एक फिलोसफर के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे पर्सनालिटी की जिसको भारतीय इतिहास में और भारत को लेके जब जब ब्रिटिश रूल की बात होती है तो बड़ी चढ़ा के बाले की जाती है और कहा जाता है कि इसने बहुत बड़े सुधार किए हैं भारत में। पर जो व्यक्ति भारत में सुधारक के रूप में निकल के आया वो ये कह रहा है कि मैं खाली नाम से शासन कर रहा हूं, बाकी जो काम का शासन है वो तो तुम्हारा होगा। ये लाइन विलियम बेंटिक ने लिखी थी अपने गुरु के लिए, जेरेमी बेथम के लिए। और समझने की बात यह है कि ऐसी तो क्या स्थिति आ गई थी कि विलियम बेंटिक को अपने ही गुरु, अपने ही टीचर जेरेमी बेथम को ये लाइनें लिखनी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक नायक है। मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करवाता हूँ पिछले 10 सालों से और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमने प्रोड्यूस किए हैं एज ए इंडिविजुअल टीचर एंड एज प्लेटफॉर्म एज वेल। हम लोग हमारी एक गवर्नर जनरल की सीरीज चला रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। अभी तक बातें गवर्नर जनरल्स की चल रही थी ऐसी कि जहां गवर्नर जनरल्स को या ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भारत के लिए बहुत बड़े मसीहा के रूप में माने गए हैं या माने जाते थे और उनको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता था। आज से यानी कि जो हमारी नई सीरीज शुरू हुई है उसमें हमने ये बदलाव लाने की कोशिश की है और बदलाव इस दृष्टिकोण से है कि ये जितने भी बड़े-बड़े गवर्नर जनरल्स जो तुरंखा के रूप में आज की तारीख में पेश किए जाते हैं, क्या सच्ची में इतने बड़े और इतने माहिर हुआ करते थे कि नहीं, उनकी बात करेंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने डलहौजी के ऊपर चर्चा की थी। ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा। मैं आशा करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर से देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि डलहौजी के द्वारा जो कार्य किए गए थे, क्या आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उसको मान सकते हैं कि नहीं? इसी डिबेट को आगे चलाते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत की नींव रखने के पीछे ये विलियम बेंटिक को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है, भारत के लिए कहा जाता है कि ये व्यक्ति ने भारत के अंदर बहुत बड़े सोशल रिफॉर्म्स किए। क्या इसके सोशल रिफॉर्म्स उतने ही सार्थक थे भारतीय लोगों के लिए? क्या विलियम बेंटिक के द्वारा जो कार्य किए गए थे, इन कार्यों के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज के अंदर बहुत बड़े बदलाव आए? या भारत का समाज जो है वो मूल रूप से एक मैं कहूँगा कि स्ट्रैटेजी, एक सब्जुगेशन की स्ट्रैटेजी के तहत उसका भाग बन गया। आज के सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे, पर कंटिन्यू करने से पहले अगर आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन के अंदर जुड़ना चाहते हो, बाय द वे आप गवर्नर जनरल्स का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो, तो मैं बता देता हूँ आपको कि गवर्नर जनरल्स के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछ दिए हैं। 2013 की मुख्य परीक्षा के अंदर सीधे-सीधे लॉर्ड डलहौजी के ऊपर पूछा था। ही वाज़ नोन एज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया और इसकी ही डिबेट के ऊपर मैंने चर्चा की थी कि क्या ये सही है कि गलत है। इसी कंटिन्यूएशन के अंदर यूपीएससी ने 2020 की मुख्य परीक्षा के अंदर कर्जन के ऊपर पूछा और कर्जन की पॉलिसीज की इंप्लीकेशंस भारत के ऊपर क्या हुई, इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्या हुई, इसके ऊपर चर्चा की। तो इसी कंटिन्यूएशन में, इसी कड़ी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग मूलतः से बेंटिक को देखेंगे। पर बेंटिक को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहूंगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर, जहां आप हमारे साथ जुड़िए। अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज 50%। यस, इफ यू यूज द कोड PN लाइव, अगर आप ये कोड यूज करते हो PN लाइव, तो ये कोड यूज करने के बाद आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। यस, याद रखना दोस्तों। और ये आज के दिन तक है, फिर आगे भविष्य में ऑफर आएगी नहीं आएगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट या यू कैन यूज दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट एज वेल। तो हम बात कर रहे थे विथ रेफरेंस टू द विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बारे में हम पढ़ेंगे उसको, बट इनफैक्ट अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपको बहुत सारी सहायता करेगी। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कर रहे हो तो आपको मेंस के लिए क्यूईपी क्वालिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम के लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे। मेंस क्लियर कर रहे हो तो इंटरव्यू का गाइडेंस देंगे और इनफैक्ट आपकी फी भी रिफंड करके देंगे। सो इफ यू क्लियर द एग्जामिनेशन तो वी विल मेक श्योर कि विल रिफंड योर फीस एज वेल, क्योंकि ये हमारी एक एक हमारे लिए हम आपके लिए एक प्रॉमिस करके दे रहे हैं। खैर, तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ, ये कोड को जरूर से याद करिएगा, PN लाइव। इनफैक्ट जब भी आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन लेने की प्लान कर रहे हो
तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये पीएन लाइव कोड यूज़ करिए और अधिक से अधिक लाभ पाइए सर। ख़ैर, तो बात यहाँ से है कि गवर्नर जनरल्स के ऊपर बहुत बार सवाल आया है। आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के बारे में। एक ऐसा विलियम बेंटिक जिसके लिए भारतीय इतिहास को लेके बड़े गुणगान गाए गए हैं। ऐसे गुणगान जहाँ कहा गया है कि विलियम बेंटिक ना होता तो भारत का समाज सच्ची में बहुत ही बैकवर्ड हो जाता। भारत की सोसाइटी पूरी तरह से स्टॉप हो जाती, एक रिग्रेशन आ जाता। तो क्या हम ये सही मानते हैं कि विलियम बेंटिक के द्वारा जो-जो चीज़ें की गई थी, विलियम बेंटिक के द्वारा जो-जो समाज को लेके सुधार भी लाने की कोशिश की थी, वो 100% सही था कि गलत था सर, है ना समझे? तो विल ट्राई टू सी दिस पार्ट एज़ वेल, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट विलियम बेंटिक के लिए मानते हैं लोग कि भई सती प्रथा एक ऐसी सिस्टम थी जिसको लेके उसने बहुत बड़ा सुधार किया। तो क्या सती को लेके उसने जो सुधार किया है वो भारत के लिए क्या सच्ची में बहुत अच्छा कदम था? भारत में सती प्रथा इतनी खराब हुआ करती थी जिसके कारण उसको याद किया जाता है, या सती के मिथ को बनाने की कोशिश की गई है? मिथ इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज के दौर के अंदर विलियम बेंटिक को लेके जो भी बहुत सारी बातें हुई, उसको लेके आज के पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, इसके ऊपर डिस्कसेस हुए हैं, इसके ऊपर डिबेट्स हुई है सर, ओके। इनफैक्ट ये डिबेट की बात करेंगे तो हमको ये भी पता चलेगा कि आज के कंटेम्पररी ऑथर्स इनके बारे में क्या कहते हैं। जैसे एक अभी रिसेंटली एक किताब पब्लिश की गई है प्रोफेसर मीनाक्षी जैन के द्वारा। प्रोफेसर मीनाक्षी जैन बाय द वे वी विल सी कि उनको पद्म अवार्ड भी मिला इस बार और बहुत ही स्कॉलास्टिक ऑथर रही है। इन्होंने सती के ऊपर लिखा है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट वर एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द एबॉलिशन ऑफ सती, और सती क्या सच्ची में इतनी खराब प्रथा के रूप में थी जिसको इन्होंने बढ़ा-चढ़ा के दिया है, क्योंकि ब्रिटिश अपने आप को बड़ा लिबरेटर के रूप में मानते हैं। उसमें विलियम बेंटिक को तो बढ़ाया चढ़ा के बोला गया है कि भाई ये बंदा ना होता तो भारत एक अंधकारमय युग में ही रहता, भारत का कभी विकास ही ना हो पाता और भारत एक बैकवर्ड कंडीशन के रूप में ही रहता सर, है ना समझे? तो थोड़ी बहुत इनकी भी बात करेंगे, विल ट्राई टू व्यू एंड विल ट्राई टू वर्क एज़ वेल कि क्या-क्या सही बात थी, व्हाट वाज़ द रियलिटी सर, ओके। तो शुरुआत करते हैं आज विलियम बेंटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टोरी क्या है, किस तरह से विलियम बेंटिक भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है सर। देखिए, तो शुरुआत की लाइन यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन बेंटिक ने बेथम के लिए लिखी थी सर, है ना? कि शब्द मेरे हैं पर बोल वो रहा है, वैसी कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है? क्योंकि बेंटिक ही था जो वी विल सी कि बेथम से सबसे ज़्यादा इंस्पायर था। तो ऑब्वियस था कि जेरेमी बेथम ये कौन था और किस तरह से चलता है। तो जेरेमी बेथम मूलतः से यूटिलिटेरियन करके एक विचारधारा है सर, यूटिलिटेरियन। ये यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा प्रोपोनेंट था सर, ओके। तो जेम्स स्टुअर्ट मिल जैसे आपको लोग देखने को मिलेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिला जेम्स मिल और उसके बाद उनका संतान थे जॉन स्टुअर्ट मिल, वो मिल जाएंगे, फिर आपको बेथम मिल जाएंगे। इन सब लोगों ने उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। एक ऐसी विचारधारा जिसका मानना था कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले वैसा कार्य सरकारों को और समाज को करना चाहिए। We should do the steps or certain steps has to be taken in such a way that maximum benefit has to be given for maximum people sir, okay। तो इस दृष्टिकोण से और इस आइडियोलॉजी से अगर आप समझिए तो बेंटिक ने ये शब्द लिखे थे। तो बेंटिक जो भी कार्य कर रहा है वो इनके दृष्टिकोण से कर रहा है। वो चाहे भारत के अंदर सामाजिक प्रथा का बदलाव होना, वो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज करना। बेंटिक के लिए बहुत सारे इतिहास के अंदर कहा गया है कि भी बेंटिक ही था जिसने भारतीय इतिहास के अंदर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। इम्पैक्ट इस तरह से कि भाई उसने भारत के लोगों को काफी सारी लिबर्टी दी सर, ओके। तो बेंटिक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत ब्लैक बोर्ड से डिस्कस करेंगे और बीच-बीच के ऊपर मैं स्लाइड्स के ऊपर भी लेके आऊँगा सर, ओके। तो विल ट्राई टू सी दैट बेंटिक ने ऐसा तो क्या किया था सर, ओके। तो हमें बेंटिक का एक तो बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति के रूप में वो क्या करने आया था और किस इंटेंशन से आया होता है भारत के अंदर सर, ओके। तो व्हेन वी सी द बैकग्राउंड ऑफ विलियम बेंटिक्स इन इंडिया एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन इंडिया, तो बेंटिक के लिए ऐसा कहते हैं कि बेंटिक जब गवर्नर के रूप में बना, व्हेन ही वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, so that was the period of we can say 1828, and from 1828 to 1835 he stayed in India. In fact in between 1833 के अंदर ही उसको अपग्रेड भी कर दिया गया। In 1833 he was upgraded to the position of Governor General of India as well sir, okay। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि ये महाशय को फिर लेटर ऑन अपग्रेड किया गया इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इतने बड़े रिफॉर्म्स के रूप में क्यों कहते थे उसको सर, ओके। तो हमें ये देखना है कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक के पीता है, और दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक के पीता है। उसके पीछे का कारण ये है कि बिफोर अपॉइंटिंग एज़ द गवर्नर ऑफ बंगाल,
he was appointed in 1803 as the governor of Madras as well sir. Okay, तो ये बड़ा पुराना खिलाड़ी था भारत के दृष्टिकोण से, और भारत के दृष्टिकोण से जब हम लोग देखते हैं तो इनको पहले मद्रास के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। मद्रास स्टेट अगर आपको पता ही होगा, so that was a princely state, okay ना, so मतलब basically that was a British province and that was acquired by the British after the Carnatic wars। कर्नाटक की जब लड़ाइयाँ हुई तो उसके बाद उसको वहां पे बेसिकली अपॉइंट किया गया था। वेरी यंग एज, हार्डली 29 ईयर्स की एज हुआ करती थी। इसके पहले भी ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द ब्रिटिश एमपी सर, है ना। 1796 के आसपास ऐसा कहते हैं कि विलियम बेंटिक को एमपी के रूप में भी अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो आप समझने की कोशिश करिए तो ही बिलोंग टू अ वेरी वी कैन से a high position in the administration of the British in India सर, ठीक है ना, समझे। इवन ब्रिटिश इन इंडिया और बाहर की तरफ भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको मिलेगा सर। ओके, बेंटिक के साथ ये हुआ कि 1803 में जब उसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया मद्रास के गवर्नर के रूप में, बट देन 1806 के अंदर बेंटिक के सामने एक हो गया विद्रोह। सो देयर वाज अ रिबेलियन। ये विद्रोह था बेंटिक के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वेल्लोर के अंदर से विद्रोह हुआ। इसको कहते हैं वेल्लोर म्यूटिनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सामने सबसे बड़ा विद्रोह कहीं पे हुआ था, वो 1806 में हुआ था, बिफोर 1857। 1857 का विद्रोह तो सबको पता ही होगा, उसके ऊपर खैर अलग से क्लास लेंगे। 1857 का विद्रोह हुआ उसके भी पहले सर, इवन बिफोर दैट सर। ओके, सो देयर वाज अ रिबेलियन। दिस रिबेलियन टुक प्लेस इन द ईयर 1806, 1806 के अंदर होता है। ये रिबेलियन वेल्लोर नाम की जगह में हुआ था, जहां कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया गया था। द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन वाज चैलेंज एंड इवेंचुअली वी विल कम टू नो द कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। परिणाम ये हुआ कि विलियम बेंटिक के ऊपर तलवार गिरी, क्योंकि बीइंग द गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी द गवर्नर ऑफ मद्रास, इसको कहा जाता है कि बेटा तुमसे ना हो पाई, तुम एक स्टेट को नहीं चला पा रहे हो तो तुम कैसे आगे चलाओगे सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इसी बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि इसका टर्मिनेशन हुआ। बट बेंटिक अपने हिसाब से प्रूव करके आया था। he was already part of the British army, he had good contacts in the administration as well। बेंटिक के साथ ऐसा हुआ कि थोड़े समय तक वो थोड़ा दुखी भी रहा, फिर वो नेपोलियन के सामने लड़ने गया उस दौर के अंदर, क्योंकि 1806-7 का दौर के अंदर हमें ये भी जानकारी मिली कि नेपोलियन यूरोप में लड़ाई कर रहा था, और नेपोलियन को उस टाइम पे सप्रेस करने के लिए ब्रिटेन से लेके बाकी सारे यूरोपीय देशों ने सेना भेजी थी। तो उसमें भी बेंटिक इंग्लैंड की तरफ से जाता है, इटली के अंदर सिसिली के वॉर के अंदर हम लोग जो जानकारी मिलती है। तो बेंटिक प्लेड हिज ओन रोल, है ना, एंड समहाउ इन 1828 ही वाज अपॉइंटेड in India as the Governor General of Bengal and later on upgraded to the position of Governor General of India as well sir। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए कि जो व्यक्ति ऑलरेडी भारत में मार खा के गया है, उसको फिर से जब अपॉइंट किया जाता है तो ऑब्वियस है कि वो बहुत सारे सो कॉल्ड रिफॉर्म्स के लिए जाने की कोशिश करेगा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट सर। ओके, अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड इन अ पोजीशन, the people of India rebelled against him. So once again he is appointed to the same position or a higher position, he will have that imprints of the rebellion that had taken earlier। गुस्सा तो होगा ना सर। आप कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसपी के रूप में बैठे हुए हो या एएसपी के रूप में अभी प्रोबेशन में बैठे हो, आपके सामने कहीं पे कुछ इश्यू क्रिएट हो गया, कुछ सालों के बाद आप वहां के डीआईजी या आईजी बन के आए वही रीजन के अंदर, तो आपको तो पुराने घाव तो याद तो आएंगे ही ना सर, कि बोले इन लोगों ने मेरे सामने ये किया था, अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा सर। ओके, तो बेंटिक के साथ भी यही था सर, है ना। तो 1828 के अंदर जब उसकी रीअपॉइंटमेंट हुई एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही हैड सर्टेन थिंग्स इन हिज माइंड। बेंटिक को पता था कि पुराने घावों से मुझे आगे निकल के जाना है सर। ओके, और मुझे दिखाना ऐसा है कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से तो आया हूं, पर इंटेंशन मैं इंडियंस को हैप्पी करने आया हूं और इंडियंस को खुश करने आया हूं सर। ओके, so I want to make sure कि my impression and overall the company's impression should be made in such a way that the Indian should forget about the घाव of the company's administration in India। क्योंकि कंपनी का घाव था भारत के ऊपर, बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिला कि शोषण हो रहा था हमारा सर। ओके, सो बेंटिक को टास्क दिया गया था, एक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो ही वाज गिवन अ टास्क एज वेल, कि भाई तू करवा दे इनको थोड़ा बहुत कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थिति क्रिएट हुई है, ये स्थिति कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि कंपनी के अगेंस्ट में जा रही थी, इट वाज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी एज वेल। खैर, तो बेंटिक के लिए सबसे पहला चैलेंज ये था कि भारत में पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करे।
पर ऐसे सॉल्व ना करे कि युद्ध के ऊपर युद्ध होते रहे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज में भारत के जितने भी रजवाड़े हुआ करते थे ना, इनको क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट्स हम लोग पहचानते हैं। ये प्रिंसली स्टेट्स के सामने बहुत सारे रिबेलियंस हो गए थे और उनके एनेक्सेशन में बहुत सारे खर्चे हुए थे। जैसे बेंटिक के पहले लॉर्ड आर्महेस्ट की अपॉइंटमेंट की गई थी, आर्महेस्ट ने बर्मा के ऊपर युद्ध कर दिया। आर्महेस्ट के पहले अगर आप समझने की कोशिश करिए, आर्महेस्ट ने भरतपुर नाम के राज्य को भी एनेक्स किया था। आर्महेस्ट के पहले भी अगर आप देखोगे, लॉर्ड हेस्टिंग करके गवर्नर था, हेस्टिंग के कार्यकाल में तो मराठाओं के साथ लड़ाइयाँ हुई, पिंडारियों को सप्रेस कर दिया, नेपाल के साथ लड़ाइयाँ की गई, तो बहुत सारे इश्यूज हुए, राजपूताना स्टेट्स को सप्रेस किया गया अंडर सब्सिडियरी अलायंस। तो इनके ऊपर प्रेशर बहुत था सरकार का सर, ओके। और बेंटिक को कहा गया था कि रजवाड़ों के साथ थोड़ा सॉफ्ट बर्ताव रखना चाहिए सर, है ना, कि यू शुड मेक श्योर दैट द प्रिंसली स्टेट शुड बी ट्रीटेड इन अ वेरी माइल्ड वे सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इनके साथ थोड़ा माइल्ड एटीट्यूड के साथ भारत के अंदर इसको शासन करने के लिए भेजा गया। दूसरा, बेंटिक को यह भी कार्य करना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सोशल कॉन्क्वेस्ट है वो भारत के अंदर अचीव हो, वो दिखाना पड़ेगा। अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोशल कॉन्क्वेस्ट, ओके। सोशल कॉन्क्वेस्ट मतलब कंपनी ने भारत के ऊपर दो प्रकार से शासन किया। एक था पॉलिटिकल शासन, जहां भारत के रजवाड़ों को खत्म किया और अपना दबदबा एस्टेब्लिश कर दिया, बट वहां से कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे थे। आप समझने की कोशिश करिए कि कंपनी या पूरी की पूरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को कॉलोनी बनाना चाहती थी, और इंडिया कॉलोनी के रूप में मूलतः से तभी बन सकता है, या इंडिया कॉलोनी के रूप में मूलतः से तभी चल सकता है जब जब इंडिया के अंदर के मार्केट्स को ये लोग एक्सप्लोर कर पाए, इंडिया के रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर पाए, इंडिया का जो कॉमन मैन जो है, जो आम आदमी है, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करे सर, है ना। आप समझने की कोशिश करिए, इंडिया कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मार्केट टिल द टाइम इंडियंस डू नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेंटिक वाज सेंट स्पेसिफिकली इन सच अ वे कि भाई आप भारत के अंदर सोशल कॉन्क्वेस्ट कीजिए, ऐसा सोशल कॉन्क्वेस्ट कीजिए जिसको मूलतः से इसके पहले कोई भी व्यक्ति ने ना किया हो। तो बेंटिक ने भारत की सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस ढूंढने की शुरुआत की। एक तो पहली बात तो हमने आपको बताया कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, एंड बिकॉज ही वाज आइडियलाइज्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ही वांटेड टू प्रूव दिस कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम गुडनेस। और उसका मानना था कि मैं भारत के लोगों के लिए मैक्सिमम गुडनेस लाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे जितने भी रिफॉर्म्स है दैट विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री ओनली, कि भाई मैं जो बदलाव करूंगा वो बदलाव अल्टीमेटली भारतीय लोगों के लिए ही फायदे कारक है सर, ओके। तो ये जो फॉल्ट लाइंस का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम गुडनेस का कंसेप्ट देखने को मिलता है, इस कंसेप्ट के अंदर उसको ये प्लान करना था कि वो कैसे बेसिकली कंपनी के लिए शासन करे। ऊपर से उसको ये भी देखना था कि द पीपल ऑफ इंडिया शुड बी मोर लिबरेटेड एंड दे शुड बी एक्चुअली मोर फेवरिंग द ब्रिटिश रूल सर, ओके। अब देखिए कि पीपल ऑफ इंडिया किस तरह से इंडिया के लोग जो है वो ब्रिटिश रूल को फेवर करेंगे। तो ये फेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेंटिक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ ग्रुप कॉल्ड एज द मिशनरी एक्टिविटीज सर, है ना, समझे। तो हमें देखने को मिल रहा है कि बेंटिक बहुत सारे मिशनरी से प्रभावित था, और ये जितने भी मिशनरी हुआ करते थे, ये सब के सब मिशनरी कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करें बेंटिक को बोल रहे थे कि भाई हमें मौका दो, हम तुम्हारे लिए कुछ करके दे रहे हैं। और ये मिशनरी ही थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया जिसे हम लोग कहते हैं सती का मुद्दा सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि सती एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस थी जिसको लेके भारत के समाज के अंदर कुछ कुछ वर्ग इसको मानते थे और इसको फॉलो भी करते थे। मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की कि सती प्रथा को लेके वी विल कम टू नो कि यहाँ जो ऑथर्स है बेसिकली इसके ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेसर मीनाक्षी जैन ने जो किताब लिखी उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि ये मिशनरीज के एक साजिश का पार्ट था, एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हुआ करता था सर, ठीक है ना, समझे। तो कहानी ये है कि करीबन 17th-18th सेंचुरी के अंदर भी सती एग्जिस्ट कर रही थी, पर लार्ज नंबर के अंदर नहीं थी। अब जैसे आप देखोगे तो मुगलों के समय पे हमें जानकारी मिलती है कि सती एग्जिस्ट कर रही थी, एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मुगल अकबर ने कुछ कुछ जगह के ऊपर उसको बैन करवाने की कोशिश की थी।
मराठास के द्वारा कुछ-कुछ जगहों के ऊपर करने की कोशिश की गई थी। इवन आप समझने की कोशिश करिए तो पोर्चुगीज़ ने गोवा में करने की कोशिश की थी। अब सवाल ये है कि ये सब चीज़ें तो थी, तो बेंटिक के समय पे इतनी बड़ी मात्रा में कैसे सती होगी? तो सती को लेके अगर आप समझने की कोशिश करिए कि जो एक मान्यता है, ये मान्यता ऐसी थी कि पूरे भारत में फैली हुई थी और बेंटिक ने मिशनरीज़ की सुन की बेसिकली भारत के अंदर सती को अबॉलिश किया। इस पर्सपेक्टिव को हमें ये देखने को मिल रहा है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर बातें की गई हैं। आज जो बेंटिक कर रहा है भारत को लेके और व्हाटएवर बेंटिक इज ट्राइंग टू शोकेस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, उसमें सती को एक नेगेटिव वे के अंदर दर्शाने के बाद इनका प्लान ये था कि भारत के लोगों के अंदर एक अच्छी इमेज बनाए, सो दैट इंडिया के लोग जो है वो ब्रिटिश रूल को फेवर करते रहे सर, है ना, समझे? तो बेंटिक के जितने भी सोशल रिफॉर्म्स है, सुनिए मेरी बात, बेंटिक के जितने भी सोशल रिफॉर्म्स है, all the social reforms of William Bentinck are having an agenda. This agenda is actually in 3 point perspective we can highlight sir, okay? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने सती प्रथा को अबॉलिश किया in 1829 precisely in Bengal, and in 1830 it was extended to Bombay and Madras as well sir, है ना? तो उसने बॉम्बे और मद्रास के अंदर उसको आगे चला दिया। 1829 के अंदर उसने बंगाल के अंदर उसको अबॉलिश करवाया विथ रेगुलेशन स्पेसिफिकली ड्राफ्टेड बाय हिम सर, ओके। बट देन यू ट्राई टू सी दैट कि भाई इससे ये क्यों ये अपनी एक इमेज चमकाने की कोशिश कर रहा था और क्यों बेसिकली इसको एग्जेजरेट कर रहा था कि ये प्रैक्टिस ऐसी है, ये प्रैक्टिस के अंतर्गत भारत के अंदर स्त्रियों का एक तरह से शोषण हो रहा है। अब समझने की कोशिश करिए कि सती प्रथा एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी ना नहीं बोल रहे हैं, पर एजेंडा कुछ और था सर। एजेंडा ये था कि सती प्रथा बेसिकली हम लोग धीरे-धीरे करके अबॉलिश कराएँगे। भारत की जो वुमेन है, उनको लिबरेट तो कराएँगे पर वुमेन को राइट्स उतने नहीं दे रहे हैं सर, ओके। बेंटिक के कार्यकाल के अंदर सती जैसी प्रथा इसने अबॉलिश की, बट द अदर राइट्स दैट वर डिमांडेड बाय द वुमेन वर नेवर गिवन सर, एंड दैट इज़ द इक्वालिटी और द राइट्स, जिसके अंदर से हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे उनको एजुकेशनल राइट मिलने चाहिए थे, सती अबॉलिश हुई है तो राइट टू रीमैरेज मिलने चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं किया बेंटिक ने सर, ओके। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसके एजेंडे का प्लान ही नहीं था। उसका बहुत ही क्लियर कट एजेंडा था, एक एक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो इंडिया के अंदर कॉलोनाइजेशन को बरकरार रखना और एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करना, जहां इंडियंस को लगना चाहिए कि मैं एक मसीहा के रूप में हूँ, मैं भारत के लोगों का वेलफेयर करने आया हूँ। इनफैक्ट इससे भारत के लोगों की लॉयल्टी भी ये लोग जीत पाएंगे और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और मजबूत कर पाएंगे सर, ओके। साथ ही इसमें से एक पूरी की पूरी एजेंडा का पार्ट आपको देखने को मिलता है और इसको बढ़ा चढ़ा के एक प्रैक्टिस के रूप में दिखाया गया, जिसको प्रोफेसर मीनाक्षी जैन ने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है इन हर बुक अबाउट द डिस्कोर्स ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स और द सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्म्स आर गेटिंग अपॉन, ओके। तो पहली चीज हमें ये समझ में आ रही है कि ये करने की आवश्यकता क्या थी। तो ये जितने भी सोशल रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर किए, से फॉर एग्जांपल, उसका एजेंडा ये था कि इंडिया को कॉलोनी के रूप में बरकरार रखा जाए और कॉलोनी के रूप में बरकरार रखा जाए इसके लिए आप समझने की कोशिश करिए, एक साइड के ऊपर सती अबॉलिश की गई, दूसरे साइड के ऊपर भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी जाती है। अब आप देखिए कि इंग्लिश एजुकेशन आप एक सोसाइटी को देने की कोशिश कर रहे थे इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड वेस्टर्न एजुकेशन, ये कहाँ का लॉजिक है सर, है ना? 1835 के अंदर मकौले के द्वारा एक मिनट पास की गई, या एक मिनट का प्रपोजल दिया गया इन द विलियम बेंटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। Macaulay was also one of the law members and also head of the committee on the general instructions, where a controversy took place called as the Anglicist Orientalist controversy. Under this whole issue, when the things were discussed out, okay ना समझे, बेंटिक डिसाइडेड कि भाई मैं तो अंग्रेजी शिक्षा दूंगा भारतीयों को। अरे भाई क्या जरूरत थी भारत को अंग्रेजी शिक्षा देने की? व्हाट वाज द नीड ऑफ गिविंग इंग्लिश एजुकेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया? द पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट फेवरिंग द वेस्टर्न एजुकेशन एट दैट टाइम सर, ओके। नाइदर वी वर रेडी, हम उस तरह से तैयार भी नहीं थे, नाइदर वी हैड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, हमें उतना समझ में भी नहीं आ रहा था। इंग्लिश एजुकेशन इसके लिए इनको देना था एक सोशल रिफॉर्म्स के रूप में, सो दैट इंडिया के लोगों की एक लॉयल्टी जीती जाए, इंडिया के लोगों की एक सपोर्ट सिस्टम ली जाए और भविष्य के रूप में इंडियंस ही ब्रिटिश एजुकेशन की सहारा लेके अपने ही लोगों के ऊपर सप्रेशन करें। क्योंकि इंडियंस को जैसे जैसे आप मॉडर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, उतनी ही भारतीय लोगों के अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करवाई जाएगी। विलियम बेंटिक को ये चीज बहुत ही क्लियर कट पता थी कि बाय इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश एजुकेशन,
ही विल क्रिएट एन आइडेंटिटी क्राइसिस विद इन इंडिया सर, है ना, समझे। और इंडियंस को अपनी ही आइडेंटिटी के ऊपर घिन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें बोला जाएगा अंडर द नेम ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कि भाई तुम्हारा तो कोई कल्चर नहीं है, तुम्हारी तो कोई संस्कृति नहीं है, तुम तो बड़े पिछड़े थे, ये तो अंग्रेज आए और अंग्रेज ने आके आपको सुधारा और तुम्हारा उद्धार हो गया, वरना तो तुम कुछ नहीं कर पाते सर, ठीक है ना, समझे। तो आप देखिए कि बेंटिक के बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स, द सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्म्स, इसके लिए मैंने आपको बताया सर, ओके, ये एक एजेंडा से ग्रसित आपको देखने को मिलेंगे सर, ओके। तो काफी ऑथर्स लिखते हैं विलियम बेंटिक के बारे में कि भाई ये तो लिबरेटर ऑफ इंडिया था और इसने भारत को लेके बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, बट देन द एजेंडा हैज टू बी सीन ना सर, ओके। सती एक ऐसे सिस्टम के रूप में थी, नो डाउट, जो प्रॉब्लमेटिक थी। सती सिस्टम को लेके काफी सारे इश्यूज चल रहे थे, पर एक लिमिटेड एरियाज में ही आपको मिल रही थी सर, ओके। उसको लेके आपने बढ़ा चढ़ा के जो डिस्कोर्सेस क्रिएट किए हैं वो बहुत बड़ा एक नेगेटिव इमेज निकल के आ रहा है। बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि इंडिया को कॉलोनी के रूप में प्रसारित किया जाए, और इंडिया कॉलोनी के रूप में तभी बन पाएगा जब इंडियंस जो है वो ब्रिटिश रूल के प्रति लॉयल्टी रखे सर, है ना, समझे। तो इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर सोशल रिफॉर्म्स किए गए। अब आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बता रहा था सती के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज की तारीख में सती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे डिस्कोर्सेज अवेलेबल है इन दी इन द रिसर्च पॉइंट, ओके ना, समझे। और ये डिस्कोर्सेज के अंदर बहुत सारे मिशनरीज, जिन्हें हम लोग कहते हैं इवेंजलिकल्स, ओके ना, समझे, ये लोग इसके ऊपर अपने ओपिनियन दे के बैठे हुए हैं सर, ओके। और इनका मानना है कि अगर हम लोग भारतीय समाज के अंदर से सती अबॉलिश करेंगे, जैसे एक मिशनरी था जिसका नाम था चार्ल्स ग्रांट, क्या नाम था, चार्ल्स ग्रांट, है ना, पीटी के अंदर आ सकता है, नाम याद रखेगा। चार्ल्स ग्रांट नामक एक मिशनरी था जिसने अपने डिस्कोर्सेज, अपने राइटिंग्स के अंदर लिखा कि बाय अबॉलिशिंग द सती, है ना, द इंडियंस विल बी गोइंग अवे फ्रॉम देयर ओन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब देखिए, नो डाउट सती धार्मिक प्रथा के रूप में बड़ी खराब सिस्टम थी, कि जहां स्त्रियों को एक फ्यूनरल पायर के ऊपर रख के अल्टीमेटली दे हैड टू कमिट सती because their husbands are no more alive, and it had been continuing since a very long time as well sir, okay. But then I the agenda has to be seen in this aspect as well, कि once a woman is stopped from committing sati, she will be looking for answers कि what next, है ना, आगे क्या होगा, मुझे तो समाज नहीं स्वीकारेगा, समाज नहीं स्वीकारेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मेरे को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इक्वल नहीं ट्रीटमेंट करेगा, मतलब देयर आर मेनी इश्यूज ना, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद दिस होल आइडियल सर, ठीक है। तो इसमें ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे वो बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे, और यही रिलीजियस प्रैक्टिसेस अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें सती को लेके भी देखने को मिले। एंड परिणाम ये हुआ, इनका प्लान ये था कि द पीपल और द सोसाइटी वंस रिफॉर्म फ्रॉम द सती सिस्टम, दे विल बी मोर अडॉप्टिंग टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी सर, है ना, समझे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मूलतः से चार्ल्स ग्रांट जैसे लोग कह रहे हैं सर, ओके। तो इंडिया को एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलोनी के अंदर कन्वर्ट कराओ, और इंडिया के ही लोगों को एक तरह से आप देखोगे तो क्रिश्चियनाइजेशन की तरफ लेके जाओ अंडर दी वेस्टर्नाइजेशन पॉलिसी। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सर, ओके। तो वी विल सी कि इसी कंडीशंस के अंतर्गत वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, और ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई देखिए भारत के लोग धीरे धीरे अंग्रेज बन जाए सर, ओके। मकौले को वेस्टर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखा जाता है, और मकौले ने उस दौर के अंदर ड्यूरिंग दिस टेन्योर ओनली मकौले हैड स्पेसिफिकली रिटन अबाउट दिस होल स्टोरी, और वो कहता है कि फॉर प्लान्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोड, there will not be a single idorator among the respectable classes इन बंगाल इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे ब्रिटिश सरकार के और हमारे वेस्टर्न एजुकेशन के प्लान्स अगर तैयार हो जाते हैं सर, ओके, और वो लागू होते हैं, तो बंगाल के उच्च वर्गीय लोग जो भी है, बंगाल के उच्च वर्गीय लोग हैं, उनमें 30 सालों के अंदर कोई मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। मूर्ति पूजक नहीं रहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, और इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी जब चेंज होगी तो देन द रियल पिक्चर विल बी देयर, जहां भारत के लोग ब्रिटिश रूल के हमेशा फेवर में रहेंगे, क्योंकि जो नए नए भारतीय होंगे सर, है ना, दे विल बी मोर फेवरिंग द ब्रिटिश रूल, कि भाई ब्रिटिश ने तो अच्छा ही किया है, ब्रिटिश कहाँ खराब कर रहा है,
वो तो भारत के वेलफेयर के लिए ही आए हैं, ये तो भारत का अच्छा ही करने आए हैं सर, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को लागू करवाने के लिए मकौल क्या लेता है? तो मकौले लिखता है कि देयर इज नॉट अ सिंगल शेल्फ विच इज अवेलेबल इन इंडिया, या उसके सामने कंपेयर करता है कि सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिया। कि भाई वेस्ट की एक लाइब्रेरी का शेल्फ, मतलब एक पाटिया है जहां 5, 10, 50 किताबें पड़ी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द होल लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट। ईस्ट का मतलब उसमें इंडिया भी आ गया और अरेबिया भी आ गया, आज का अरेबियन पेनिनसुला के जो अरब कंट्रीज है उनके लिए भी ये शब्द लिखे गए थे, क्योंकि उनका भी कॉलोनाइजेशन इसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू कर रही है और फिर आगे चलाएगी सर, ओके। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये लोग किस इंटेंशन से भारत को चला रहे थे। और विलियम बेंटिक के रिफॉर्म्स को जब किताबों के अंदर छाप छुप के बोला जाता है कि भाई देखो इसने सती प्रथा को अबॉलिश किया, या इसने बेंटिक के लिए कहा गया कि इसने इंग्लिश एजुकेशन भारतीय लोगों को दिया, तो क्या आप इसको सही मानोगे और इसको वाजिब मानोगे? विल यू कंसीडर दिस प्रपोजिशन करेक्ट कि विलियम बेंटिक इज द वन who has given so many things to the people of India, but in reality we will come to know कि इनमें से कोई भी चीज हमें सीधे सीधे तौर के ऊपर नहीं थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हुआ करते थे सर, ठीक है। तो बेंटिक के सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्म्स, ये सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्म्स को अगर आप थोड़ा आगे समझने की कोशिश करिए तो इसके अंतर्गत हमें यह भी देखने को मिला कि बेंटिक ने भारत के अंदर ठगी सिस्टम को बंद किया सर, ओके। अब लोग इसको लेके बड़ा हंगामा करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो भारत में एक हेरिडेटरी क्लास हुआ करता था जिन्हें ठग कहा जाता था। ठग सर, है ना, ये हिंदी का शब्द है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, और हम लोग ठग नाम का शब्द यूज करते हैं आज की तारीख के अंदर। तो इनका यह मानना था कि ये लुटेरे थे सर, है ना, सो दे वर द लुटेरे क्लास सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड बीइंग द लुटेरा क्लासेस दे यूज्ड टू ऑलवेज रॉब अराउंड पीपल सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो बेसिकली बेंटिक और बेंटिक के साथियों का ये मानना था कि भाई दिस आर द ट्रेडिशनली बैंड्स ऑफ रॉबर्स, ये वो बैंड्स ऑफ रॉबर है जो लुटेरे के रूप में काम कर रहे हैं, ये वो बैंड्स ऑफ रॉबर है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, राह चलते लोगों को कभी कभी रास्ते में लूट देना, और इन सब प्रकार की हरकतें इनके द्वारा आपको देखने को मिलेगी। एंड इवेंचुअली वी विल सी कि हम इनको रोकेंगे और इनको सप्रेस करेंगे। और इसके बाद उसने एक ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट की जिसका नाम था कर्नल स्लीमैन, और स्लीमैन को कहा कि भाई एक काम कर स्लीमैन, तू मेरे लिए ये ठगी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए अपना एक मिलिट्री मिशन चला और इसको अबॉलिश करवा दे। तो बेंटिक के लिए कहा जाता है कि भाई ये जो हेरिडेटरी रॉबर्स थे, हेरिडेटरी रॉबर्स जो हुआ करते थे, पूरे भारत में उनका दबदबा हुआ करता था, उनको बेंटिक ने खत्म कर दिया और इसके लिए उसके गुणगान गाए जाते हैं। अब आप देखिए कि रियलिटी ये थी कि ये ठग हुआ करते थे। ये ठग लोगों ने अपना दबदबा भी एस्टैब्लिश करके रखा था भारत के बहुत सारे विस्तारों में सर, है ना। सो दे हैड एस्टैब्लिश्ड मेनी ऑफ द डोमिनेशन इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट द रियलिटी इज दैट कि वेरेवर द कंपनी यूज्ड टू ट्रैवल अलोंग विद द गुड्स, है ना, कंपनी के जितने भी अधिकारी अपने सामान को लेके एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल्स करते थे, तब जाके ये ठग लोग उनको टारगेट करते थे। ये ठगों के लिए बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और ईस्ट इंडिया कम्युनिटी की टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि ये चोर और लुटेरे हुआ करते थे। इन रियलिटी बेसिकली दे वर मोर ऑफ अ रॉबिन हुड, दे वर एक्चुअली लूटिंग द कंपनी गुड्स एंड दे वर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द पुअर क्लासेस ऑफ द कंट्री। ये ठगी प्रथा को लेके, बेंटिक सो कॉल्ड रिफॉर्म्स को लेके जाना गया है और लोगों ने उसके बड़े गुणगान गाए हैं कि भाई देखो भारत के अंदर समाज व्यवस्था को लेके एक गैंग ऑफ असैसिन्स हुआ करते थे, ठग आके लूटपाट करके जाते थे। हाँ भाई, ठग टारगेट करते थे, पर किसको करते थे? कंपनी के टारगेट्स करते थे। कंपनी के जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स के जो कॉन्वॉयस चल रहे थे उनको टारगेट कर रहे थे। क्यों? ये ठगों को ये चीज पता हुआ करती थी कि ये जो चीजों को लूट रहे हैं वो तो भारत के लोगों की पसीने की मेहनत की कमाई है, जिसको कंपनी शासन कर रही है और उसका शोषण कर रही है। So anything that is being targeted by the thugs, that was directly towards the East India Company, not the common man, sir. Okay. So there were very rare instances where common men were actually directed upon, sir. Getting a point. Okay. तो हमें ये देखने को मिला कि ठगी प्रथा को लेके भी बेंटिक के गुणगान गाए गए और विलियम बेंटिक के लिए कहा गया कि भाई देखो विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा नाबूद कर दी, कितना बड़ा समाज सुधारक था। अरे भाई, तुम समाज सुधारक के रूप में वी विल सी कि क्या कर पाए सर, है ना, समझे। तुमने एक ऐसे वर्ग को आइडेंटिफाई किया, कहा कि ये ठग लोग है। इनफैक्ट भारत के अंदर आप देखोगे बहुत सारी कम्युनिटीज हुआ करती थी
ये कम्युनिटीज जब ब्रिटिश इनको टेबुलेट नहीं करते थे तो इनको नोमैडिक ट्राइब्स कह देते थे। कभी कभी किसी किसी को तो डीएनटी का स्टेटस दिया गया है, डी नोटिफाइड टाइप्स सर, है ना, समझे। तो आप समझिए कि ऐसी ट्राइब्स और ऐसी कम्युनिटीज जिनको ये शासन ना कर पाए या जिनको ये कभी कंट्रोल ना कर पाए, तो उनको आउटकास्ट के रूप में कर देते थे, उनको तड़ीपार के रूप में भेज देते, बोले भाई तुमको हम नहीं मानेंगे, वी विल नॉट कंसीडर यू एज द मेन, वी कैन से द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो ऐसी परिस्थिति थी सर, है ना, इनकी। और इन परिस्थितियों में तुम्हें ये लग रहा है कि भाई इनके द्वारा सो कॉल्ड जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो भारतीय समाज के लिए थे सर, ठीक है ना, वो सीधे सीधे कतई तौर के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे सर, ठीक है। इनफैक्ट यही बेंटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोग ये भी कहते हैं कि इसके सोशल रिफॉर्म्स में विलियम बेंटिक ने भारतीय समाज के अंदर इन्फेंटिसाइड यानी कि दूध पीती प्रथा को उसने नाबूद कराया सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि इन्फेंटिसाइड एक ऐसी कुरीवाज थी जहां गर्ल चाइल्ड का मतलब ये होता है कि अगर घर के अंदर बेटी पैदा हुई है तो मेनी अ टाइम्स वी विल कम टू नो कि इश्यू होता था। और इश्यू में यही होता था कि उनको स्वीकारा नहीं जाता था, एंड दे वर मेनी अ टाइम्स किल्ड एज अ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इस बेसिस के रूप में विलियम बेंटिक को याद किया जाता है और कहा जाता है कि भाई देखिए यहाँ गर्ल चाइल्ड को जो हत्या हो रही थी एक प्रकार की जन्म होने के बाद सर, ओके, उसको बेंटिक ने बहुत फंडामेंटली चेंज किया सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि बेंटिक उसके ऊपर एक अधिनियम लेके आएगा, ही केम अप विद अ रेगुलेशन, और उसने कहा कि भाई अंडर दिस रेगुलेशन इफ समवन इज फाउंड एनी काइंड ऑफ इन्फेंटिसाइड, अगर कोई करता हुआ पकड़ा गया सर, है ना, समझे, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मैं उनको उठवा के जेल में डाल दूंगा। अब रियलिटी ये है कि बेंटिक ट्राइड टू डू दैट सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके, बट समहाउ इट वाज इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब ये रहा है कि इस दौर के समय पे बेंटिक ने करने की तो कोशिश की थी पर उसकी इम्पैक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाई। और इसी आधारित अगर आप समझने की कोशिश करिए कि बेंटिक के द्वारा किया गया ये एक्शन भी कहीं ना कहीं आप समझिए तो वी विल फाइंड कि फेल हुआ और भारतीय समाज को लेके जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो ये बोली जा रहे थे कि भाई देखो बहुत बड़ी इसने रिफॉर्म्स किए और काइंड ऑफ भारतीय सोसाइटी के अंदर बदलाव किया, बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो बेंटिक के द्वारा ज्यादातर रिफॉर्म्स जो थे वो रिफॉर्म्स सो कॉल्ड थे। उसकी इम्पैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आज की तारीख के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि लिमिटेड थी सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि द इम्पैक्ट वाज वेरी मच लिमिटेड सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। We will also see that the reforms were conducted in such a way where we do see certain kind of limitations and the agenda behind that sir, है ना, समझे। इनफैक्ट इसी बेसिस के रूप में बेंटिक की जो कहानी है उसको हम लोग को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। आवश्यकता किस तरह से है सर, ओके। तो मैंने आपको बताया कि बेंटिक के लिए बहुत सारी चीजें कही गई और इसको सो कॉल्ड रिफॉर्मर कहा गया। ये रिफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातों के अंदर लोग ये लिखना भूल जाते हैं कि ये बेंटिक ही था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन हुआ करती थी, ये फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उसने हमारे ही ऑफिशियल्स की और इंडियंस की जो सैलरी और भत्ता हुआ करता था वो कम कर दिया। अब आप देखिए कि ये कहाँ का लॉजिक है सर, है ना। ये व्यक्ति एक साइड के ऊपर कह रहा है कि मैं इंडियंस का वेलफेयर करने आया हूँ, एक साइड के ऊपर कह रहा है कि मैं भारत के लोगों का भला करने आया हूँ, मैं इंडियंस के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें करने आया हूँ। पर कंपनी के अंदर जो भारतीय लोग बेसिकली पोज़ीशंस के ऊपर थे, ज़्यादातर लोअर पोज़ीशंस के ऊपर हुआ करते थे, उन सब की आप देखोगे तो फाइनेंशियल कंडीशंस को चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें ये देखने को मिलता है, वी विल सी कि उसने पूरा का पूरा उनका भत्ता बंद करवा दिया सर, ओके। ये भत्ता बंद करवाने से होगा क्या सर, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें ये देखने को मिल रहा है अल्टीमेटली लोगों की सैलरी कम की जाती है। सैलरी कम की जाएगी तो ऑब्वियस है लोगों की इनकम जो थोड़ी बहुत थी वो भी कम हो जाएगी सर, ओके। ऊपर से ये बेंटिक ही था जिसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लोगों के लिए एक ऑप्शन दिया ओपियम ट्रेड का, और कहा कि एक काम करो, ओपियम ट्रेड को मैं रेगुलराइज कर देता हूँ और बॉम्बे नामक पोर्ट से, है ना, जिन जिन लोगों को ओपियम ट्रेड का व्यापार करना है वो कर सकता है सर, ओके। और ओपियम ट्रेड को लीगलाइज किया गया। अब आप समझने की कोशिश करिए कि एक साइड के ऊपर आप पगार कम कर रहे हो अपने ही अधिकारियों का,
इसमें बड़ी मात्रा में इंडियंस हुआ करते थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ज़्यादातर सबऑर्डिनेट पोजीशंस में थे, तो इनकी सैलरी तो पहले से ऑलरेडी कम ही मिल रही थी सर, ठीक है। दूसरी साइड के ऊपर आपने भत्ता भी कम कर दिया और आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए मैं भारत के लोगों के लिए वेलफेयर करने आया हूँ, तो ये कहाँ का लॉजिक था सर? गेटिंग ओपन, है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि इस दृष्टिकोण से विलियम बेंटिक के कोई भी रिफॉर्म्स कहीं न कहीं भारतीय लोगों के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किए सर, ओके। ऊपर से विलियम बेंटिक ने भारत की रेवेन्यू सिस्टम को लेके भी बड़ा, मैं कहूँगा कि चेंज करने की कोशिश की थी, पर उसमें भी वो फेल रहा। रेवेन्यू सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर भारत के अंदर खास करके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है, मतलब आज का उत्तर प्रदेश है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नहीं लिख रहा हूँ मैं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस लिख रहा हूँ। ये जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हुआ करता था, आज का यूपी वाला प्रदेश, वहां पे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिस्टम चलती थी जिसका नाम था महालवारी सिस्टम सर, ओके। एंड अंडर दिस महालवारी सिस्टम we will come to know that the company administration eventually started collecting the money from the village itself, है ना, वो सीधा सीधा पैसा रेवेन्यू का जो था वो गांव वालों से ही खरीदती थी या लेती थी सर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें गांव वालों ने और वहाँ के जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे उन्होंने बड़ा हंगामा किया कि भाई हमारा शोषण हो रहा है और ये सिस्टम के थ्रू हम लोग को बड़ा एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, ये सिस्टम बंद होनी चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब बंद करने के बैकग्राउंड में या इसको एक तरह से आप समझने की कोशिश करिए बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने बेसिकली एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जिसका नाम था आरएम बर्ड, है ना, रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड के रूप में इसको पहचानते हैं। और इसको कहा गया कि तू इसका रीसर्वे करके आ। ये भाई साहब ने रीसर्वे ऐसे किया कि वहां के लोगों की जो रेवेन्यू देने की हालत थी वो और खराब हो जाती है। तो बेंटिक के लिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, तुर्रम खां था, तो इसने महालवारी सिस्टम के थ्रू लोगों का शोषण किया। इसने ओपियम ट्रेड के थ्रू लोगों को नशेड़ी बनाया और चाइना को खास करके नशेड़ी बनाता है। इसने फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के चक्कर में लोगों की सैलरी और भत्ता कम कर दिया। इन सब परिस्थिति में सोशल रिफॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है कि उसने एजुकेशन दिया, पर एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन की पिपूड़ी बजाई और कहा कि भारत के अंदर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको खत्म कर दिया जाए। अब जो व्यक्ति भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को तोड़ रहा है, तो क्या वो भारत के लिए अच्छा सोचने के लिए आया है या भारत के लिए अच्छा करने के लिए आया है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो भारत के लिए अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए आया था सर, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देना ही चाहते थे तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते। उस दौर इंग्लैंड के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की शुरुआत हो चुकी थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत हो चुकी थी, आपने वो नहीं खोली। 1820-30 के दौर के अंदर भारत के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के नाम के ऊपर एक कॉलेज खोली कलकत्ता के अंदर। क्या भारत के लोगों को उस दौर के अंदर आप एक तकनीकी और साथों के साथ मेडिकल विज्ञान से आप दूर रखने की कोशिश कर रहे थे? हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर अपने दम के ऊपर निकल के आ जाए, तो अल्टीमेटली हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तुम्हें उस बात का डर था। तो बेंटिक के जितने भी रिफॉर्म्स आप देखिए, वो हर एक चीज़ आपको इसी दृष्टिकोण से दिखेंगे, जहाँ बेंटिक कर कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहा है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अलग है सर, ओके। समझ में आया कि नहीं है आपको? तो वो है ना कि भई एक शब्द यूज़ किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा और नौरोजी साहब ने शब्द यूज़ किया था विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल इज़ लाइक अ नाइफ मेड आउट ऑफ अ शुगर, कि ब्रिटिश रूल भारत के अंदर मीठी छुरी की तरह है। अल्टीमेटली तो वो छुरी ही है, भले शुगर की हो या स्टील की हो, कटेगा तो हमारा ही सर, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा प्रभाव था ब्रिटिश रूल का वो यही तो था सर, ओके ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि बेंटिक उन्हीं में से मीठी छुरियों में से था। बेंटिक को अगर कंक्लूड करना है तो हम इसी दृष्टिकोण से लिखेंगे कि ये मीठी छुरी में से था। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़ दीजिए, इसने जुडिशरी के अंदर भी बड़ा कांड कर दिया सर, ओके। भारत में जुडिशियल व्यवस्था के रूप में हाई कोर्ट्स का निर्माण किया गया था बाय कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कर का गवर्नर आपको पता होगा, तो उसने सर्किट कोर्ट्स की निर्माण की थी, सर्किट अदालत कहते हैं उनको। ढाका, मुर्शिदाबाद में साथों साथ पटना के अंदर बनाया गया था और कलकत्ता के अंदर बनाया था सर, ठीक है। बेंटिक ने कहा कि क्या करोगे तुम, है ना, ये हाई कोर्ट्स के अंदर तो कन्फ्यूजन हो रहा है। खैर नो डाउट कन्फ्यूजन हो रहा था, बट आपको जुडिशियल व्यवस्था भी दिलानी है ना सर, ठीक है। इसने जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म्स के रूप में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में जो मैजिस्टेरियल पावर थे वो तो कंटिन्यू ही रखवाए सर, ओके। ऊपर से उसने ये भी कार्य किया दैट ही विल आल्सो बी अबॉलिशिंग द सर्किट कोर्ट्स एंड द सर्किट कोर्ट्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड, ओके ना, समझे, बहुत पहले जो एस्टैब्लिश किए गए थे इन द पीरियड ऑफ कॉर्नवालिस, उनको बंद करवा दिया।
तो आपको इस दृष्टिकोण से नहीं दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ऊपर से जुडिशियल व्यवस्था के अंदर भी ठहराव क्रिएट करेगा सर। ओके, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य जो था, ये कार्य कहीं न कहीं अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो कहाँ भारतीयों के लिए लाभदायक था। ऊपर से सर्किट कोर्ट थी, तो एक बीच में हाई कोर्ट जैसे सिस्टम मिलती थी। अब लोअर कोर्ट और बेसिकली कलेक्टर की कोर्ट में जाना, कलेक्टर तो हमेशा बायस सिस्टम के थ्रू चलता था। तो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं, तो बेंटिक ने कोई भी प्रकार का कार्य नहीं किया है सर। ओके, यही बेंटिक मूलतः से भारतीय इतिहास के अंदर ऐसा कहते हैं कि एक ऐसे शासक के रूप में निकल के आया जिसने प्रिंसली स्टेट्स को ज्यादा नहीं छोड़ा या ज्यादा नहीं छेड़ा। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये है कि he did not bother to interfere into the princely states and he adopted a very soft policy towards the princely state. He made sure that the princely state should not be turned around or princely state should not be disturbed around as well. तो इस दृष्टिकोण से बेंटिक को देखा गया और कहा गया कि भाई देखिए, विलियम बेंटिक हो सके उतना नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी को यूज करता था। रियलिटी ये है कि उसने नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी तो यूज की है, बट इन दिस कंडीशंस जहां वो वॉर के थ्रू एनेक्सेशन नहीं करवाना चाहता था। पर बेंटिक को पता था कि ही विल फाइंड आउट अ रीजन एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट अ वैलिड रीजन ही विल ट्राई टू अनेक्स द स्टेट। इनफैक्ट बेंटिक ने भारत के रजवाड़ों में से सबसे पहला रजवाड़ा का एनेक्सेशन बड़े रजवाड़ों में किया, वो 1831 में मैसूर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मैसूर का ही स्टेट था जिसने बेंटिक को जलाया था 1806 के अंदर। अगर आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको इतिहास या ये क्लास जब पढ़ाने की शुरुआत की, ये क्लास को जब हमने पढ़ने की शुरुआत की, तो आपको बताया कि बेंटिक के सामने सबसे पहले 1806 के अंदर विद्रोह हुआ था। देयर इमर्ज अ रिबेलियन इन 1806 एंड वी विल फाइंड कि इस दौरान वेल्लोर की म्यूटिनी हुई मद्रास में, और वेल्लोर की म्यूटिनी किसी और ने नहीं की थी पर मैसूर से हुई थी। क्यों? क्योंकि मैसूर में टीपू सुल्तान, अगर आपको पता होगा तो टीपू सुल्तान को जब मारा गया 1799 में, तो टीपू के लड़के के द्वारा उसके 7 साल के बाद विद्रोह किया गया था इन वेल्लोर अलोंग विद द एक्स सोल्जर्स ऑफ मैसूर वो रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी। तो ये सैनिकों के अंदर फतेह हैदर करके टीपू सुल्तान का लड़का था सर, ठीक है। और टीपू सुल्तान का जो लड़का था, ही डिसाइडेड दैट ही विल टेक द लीड, और फिर उसके कारण मैसूर के अंदर उसको ये चीज पहले से पता थी, और इसके कारण उसने 1833 1831 में मैसूर को एनेक्स किया। इनफैक्ट मैसूर को एनेक्स करने के लिए उसने वहां की रेवेन्यू बढ़ा दी, और वहां के राजाओं को, वडियारों को कहा कि अगर तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम हटो यहाँ से, ये अपने पब्लिक के ऊपर चार्जेस बढ़ाता। मैसूर के राजाओं ने अल्टीमेटली अपने ही लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए और मैसूर में रिवॉल्ट हो गया। सो व्हेन दिस रिवॉल्ट टुक प्लेस अगेंस्ट द रूलर ऑफ मैसूर, इवेंचुअली वी विल कम टू नो कि इशू क्रिएट हुए एंड फाइनली वी विल सी कि मैसूर को एनेक्स कर दिया, उसको एक बहाना मिल जाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो उसने ये कर दिया। उसने साउथ के अंदर ही एक और स्टेट है कुर्ग सर, है ना, तो उसने कुर्ग को एनेक्स कर दिया इन 1834 सर। ओके, यही बेंटिक खाचर करके या चाचर करके जो स्टेट है आसाम के अंदर, उसको भी 1834 में एनेक्स कर गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के साथ एनेक्स कर दिया। तो दिखाने के लिए ऐसा कहा गया कि देखो बेंटिक तो बड़ा लिबरल है और बेंटिक तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बेंटिक ने तो कोई भारत के अंदर सोसाइटी के अंदर बदलाव नहीं किया है। मतलब क्या कह सकते हैं कि भारतीय सोसाइटी को बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई है। रियलिटी ये थी कि बेंटिक वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। So a person who is being appointed as a part of the British administrative policies will not be real towards Indian. He will be fulfilling the agenda of the British Empire and the imperialism. And he was here for the gains to be consolidated by the East India Company. कंपनी की पूरी पॉलिसी सिस्टम ऐसे चलती है जहां कंपनी को पता है कि हमें दो प्रकार के लोगों को भारत भेजना है। हॉट एंड कोल्ड सिस्टम कहते हैं, जहां एक व्यक्ति ठंडा होगा, एक व्यक्ति गर्म होगा। ये एक ऐसे सिस्टम भेजते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप के सिस्टम, कि एक व्यक्ति अच्छा है, एक व्यक्ति को खराब भेज दिया। या सॉफ्ट एंड हार्ड सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगी। एक व्यक्ति बहुत ही सॉफ्ट दिखाएगा, दूसरा व्यक्ति बड़ी हार्डनेस दिखाएगा, पर ऑब्जेक्टिव्स तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही फुलफिल करेगा। तो इसी दृष्टिकोण से विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए जो भी कार्य थे, क्या इन कार्य को आप अभी भी ये मानते हो कि ये कार्य भारतीय लोगों के वेलफेयर के लिए थे सर? ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो इसके बारे में ग्लोरिफिकेशन किया गया है बाय आई वुड से मकॉले, है ना, समझे।
ये मकौले ने, वी विल सी, कि इसके लिए एक लाइन लिखी थी सर, ओके, जब बेंटिक ने 7 साल भारत में निकाले, और लिखता है कि हु ड्यूरिंग द 7 years रूल्ड इंडिया विथ एमिनेंट प्रूडेंस, इंटीग्रिटी एंड बेनोवलेंस, कि बहुत अच्छी बेनोवलेंस थी, वेलफेयर का काम किया. हु प्लेस द हेड ऑफ द ग्रेट एम्पायर नेवर लेड असाइड द सिंप्लिसिटी एंड मॉडरेट ऑफ अ प्राइवेट सिटीजन, हु इन्फ्यूज्ड इनटू ओरिएंटल डेस्पोटिज्म द स्पिरिट ऑफ ब्रिटिश फ्रीडम, कि वो ओरिएंटल एजुकेशन और ओरिएंटल थॉट के साथ डेस्पोटिज्म दिखा रहा है, मतलब वो था नहीं कहीं पे सर, ठीक है, डेस्पोटिक की था खाली. who never forget that the end of the government is welfare of the government, कि भाई वो भूला नहीं था कि भाई भारत के लोगों का वेलफेयर किया. आप देखिए क्या वेलफेयर था एजुकेशन के नाम के ऊपर. हाँ, who abolished cruel rights, अच्छी बात है. ऑब्जेक्टिव क्या था मैंने आपको बताया. हु अफेस्ड ह्यूमिलेटिंग डिस्टिंक्शंस, क्या बात है सर, है ना, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. हु अलाउड लिबर्टी टू एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, नो डाउट प्रेस को उसने फ्रीडम ऑफ लिबर्टी दी थी थोड़ी बहुत, बट उसके बाद भी भारत की प्रेस का डेवलपमेंट नहीं हो पाया. Whose constant study was to elevate the moral and intellectual character of the nation committed to his charge. हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन देने के थ्रू मैंने बताया कि मकोले क्या करने की कोशिश कर रहा था एजुकेशन के नाम के ऊपर. The monument was erected by men in who differing from each other in race, in manners, in language, and differing in religion, cherish with equal veneration and gratitude the memory of his wise, upright, and paternal administration. सर, है ना. तो कलकत्ता में पुरानी जब कंपनी का शासन चल रहा था, तो ये मेमोरियल बनाया गया था. आज विक्टोरिया मेमोरियल करके जो ब्रिटिश के द्वारा जो मॉन्यूमेंट बनाया गया था, वहां इनकी मूर्ति है. मूर्ति के नीचे आपको ऐसा स्कल्पचर दिखेगा जहां भारतीय लोग ऐसे उसको, है ना, वेनरेट कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं. तो ये कहानी थी आपके गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की. इंटेंशन ये था कि विलियम बेंटिक के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वो कार्य को हम एक जस्टिफाइड वे के अंदर देखें और उसको एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए. हमें बैलेंस बनाना है. बैलेंस बनाने का मतलब है कि सती से लेके बाकी जो भी चीजें उसने की है वो अच्छी है, उसमें ना नहीं बोलेंगे, पर वेस्टर्न एजुकेशन को लाना डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक था. या उसके सामने आप समझने की कोशिश करिए कि उसके द्वारा भारतीय समाज के अंदर प्रेस को लिबर्टी देना अच्छी बात थी, पर प्रेस का विकास तो हुआ नहीं सर. ओके, आपने कुछ-कुछ कानूनी रूप से बदलाव किए, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो साम्राज्यवाद का ही था. इसके लिए मैसूर जो आपका सब्सिडरी अलाय था, मैसूर वाज़ अ सब्सिडरी अलाय इन 1831, जब उसको अनेक्स किया गया, वो पहले से ही ब्रिटिश का गुलाम बन चुका है. मैसूर स्टेट के अंदर 1799 के बाद जैसे ही टीपू सुल्तान को खत्म किया गया एंड द न्यू वडियार डायनेस्टी, ओल्ड वडियार थे जो पहले भी एग्जिस्ट करते थे टीपू सुल्तान के पहले, उनको जब सत्ता में वापस लाया गया तो सब्सिडी लायंस के तहत लाया था. तो जो राजा ऑलरेडी आपके अंडर में आ चुके हैं उनको तुम एनेक्स करके क्या बड़ा झंडा उखाड़ दोगे सर, ठीक है. तो कहने के लिए तो इंपीरियलिज्म था, मतलब एक सॉफ्ट अप्रोच था, यूटिलिटेरियनिज्म था. बट मैंने आपको बताया कि बेथम का थॉट प्रोसेस चलाते हुए भारत में शासन करना, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था करना, मकौले के विचार आपको समझ में आ गए हैं कि वो क्या सोच रहे थे अंग्रेजी शिक्षा को लेके. और इसके बाद भी हमें कभी-कभी पूछा जाता है कि बेंटिक की पॉलिसी क्या भारत के लिए सही में फ़ायदे कारक थी? तो याद रखना कि फ़ायदे कारक समाज ने थोड़ी बहुत अपने हिसाब से सुधारने की कोशिश की, बट ऑब्जेक्टिव्स वर ऑलवेज़ इन द वे ऑफ फुलफिलिंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट. तो आज यहाँ पे इतना ही रखते हैं. लेट अस कंक्लूड दिस पार्ट एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब मिलूँगा तो कंटिन्यू करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट गवर्नर्स. इनफैक्ट हम एक एनसीईआरटी की सीरीज भी प्लान कर रहे हैं. आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑन द एनसीईआरटी सीरीज. अभी 50% डिस्काउंट अवेलेबल है. ये कोड यूज करिए पीएन लाइव. द नेम ऑफ द कोड इज पीएन लाइव. होपफुली यू कैन सी दिस. ओके ना, समझे. एंड ये कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर, है ना. द कोड इज पीएन लाइव for any kind of discount, है ना. समझे. if you want to take subscription in any form sir, okay, you can use this code PN live and you can get maximum discount as well and you can continue your preparation. आपके doubts queries जो है मैं डेली लाइव क्लास में लेता रहूंगा और अभी तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चल ही रहा है सर, है ना. चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म. लेट्स क्रैक इट. जय हिंद.